आपका जो परिवार है वो संघ से जुड़ा हुआ रहा है, क्या भाजपा ने आपको टिकट नहीं दिया? है कि कोई काम सर्वश्रेष्ठ हो तो उसे आप स्वयं करें। तो इसीलिए लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए पिछले एक हफ्ते से जो लोग हमारे सामाजिक क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं उन लोगों का एक काफ़ी टाइम से पड़ रहा था, लेकिन एक हफ्ते से तो बस वो लोग घर पर ही सवार हो गए कि इस बार आपको करना पड़ेगा। घर में अस्पताल है। मैंने कहा ना, एक नवजात बच्चा जब पैदा होता है उसको बचाने की भी हैसियत हमारा विधानसभा भी नहीं रखता है। द पगडंडी प्रेजेंट्स रंगभूमि, जहां होगी जमीनी मुद्दों की बात। उत्तराखंड के 2022 चुनाव को महज एक महीना भी नहीं रहा है और अब ये देखने को मिल रहा है कि चुनावी हलचल और तेज होती जा रही है। ऐसे में आज पगडंडी की टीम का कारवां रुका है रामनगर विधानसभा और जो मेहमान आज हमारे साथ जुड़ रही हैं वो हैं श्वेता माशीवाल जी, जिन्होंने राजनीति जाएगी अब जनता आएगी के नारे के साथ कल ही निर्दलीय लड़ने की घोषणा की है रामनगर विधानसभा सीट से। तो चलिए आज मैम से पूछते हैं कि क्या कारण है उनके इस फैसले के पीछे। तो सबसे पहले मैम बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। तो मैम सबसे पहला सवाल जो मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों के मन में आने वाला है वो ये है कि चुनाव के बिल्कुल अंतिम पड़ाव में आपने ये फैसला लिया है, तो किस तरीके से आप जनता तक अपनी बात पहुँचाएंगी और अपने लिए वोट इकट्ठे करेंगी इतने कम समय में? देखिए, जो लोग मुझे जानते हैं और इसमें रामनगर ही नहीं अधिकांश कुमाऊं भाग के या गढ़वाल के भी लोग जानते हैं कि विगत 11 वर्षों से स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग सेवाएं दे रहे हैं और कोरोना काल ने बहुत कुछ बदला। कोरोना काल ने जनता का एक बहुत सुंदर चेहरा सामने रखा, जिस तरह से लोग एक दूसरे के काम आए, जिसे कहते हैं डेमोक्रेसी की एक सही आत्मा, टू द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल का भाव हमने देखा। लेकिन साथ ही राजनीतिक लोगों की निष्क्रियता भी सामने आई। सामाजिक लोगों को ही आगे आकर कार्य करना पड़ा। याचिकाओं के माध्यम से तो स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया, याचिका डालने वाले समाजसेवी लोग। उसके बाद मैंने क्रमवार ये शुरू किया। पहले मैंने कॉन्क्लेव का कार्यक्रम करवाया जिसमें मैंने कहा कि आइए सभी आप दावेदार हैं, क्योंकि कोरोना में जो गिरता हुआ स्तर राजनीति का दिखा उससे एक अच्छे नागरिक जिसको बोलते हैं, जो कर्तव्यपरायण नागरिक और जागरूक नागरिक होने के नाते मैंने उस कार्यक्रम का आयोजन करवाया कि चलिए मिलकर अब हमारी विधानसभा हमारी जिम्मेदारी कार्यक्रम हमने किया। लेकिन उसमें कोई ख़ास जवाब नहीं मिले। फिर हमने वत्सल चौपाल लगाई गांव-गांव में। तो समस्याएं तो हैं लेकिन बहुत संभावनाएं भी हैं। और एक कोट कहते हैं ना कि अगर आप चाहते हैं कि कोई काम सर्वश्रेष्ठ हो तो उसे आप स्वयं करें। तो इसीलिए लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए पिछले एक हफ्ते से जो लोग हमारे सामाजिक क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं उन लोगों का एक काफ़ी टाइम से पड़ रहा था, लेकिन एक हफ्ते से तो बस वो लोग घर पर ही सवार हो गए कि इस बार आपको करना पड़ेगा। साथ में कुछ लोग राजनीतिक लोग ये भी कहते थे कि बाहर से आवाज़ करना बड़ा आसान होता है, आइए इसमें कूदिए तो सही। तो डेफिनेटली, और हम सब जानते हैं एक कॉमन सेंटिमेंट तो कहता ही है जनता का कि राष्ट्रीय पार्टीज हमको कुछ दे नहीं रही हैं, लेकिन विकल्प नहीं है, तो उनको एक विकल्प देने का कार्य हम लोग कर रहे हैं। मैम आपने बोला कि आपने चौपाल लगाई है, आपने जो नेता हैं उनसे आपने इंटरेक्ट किया है, तो आपकी जो एक इमेज अभी तक की है वो ऐसी है एज अ सोशल वर्कर, या आप कोई चीज़ कंडक्ट कर रही हैं सडनली खुद को एक लीडर के उसमें आप लोगों के सामने कैसे रखेंगी, या वो इस इमेज को चेंज करने में आपको लगता है कि इतने दिन काफ़ी हैं? देखिए, लीडरशिप का मतलब मायना ये होता है कि किसी विचार को लेकर आप लीड करें। तो ये काम तो मैं समझती हूँ कि पहले से ही चल रहा था। और रही बात समाजसेवी की, मुझे लगता है उत्तराखंड की राजनीति के मूल से समाज सेवा खत्म हो गई थी, इसलिए लोगों को थोड़ा चौंकाने वाली बात लग रही है। वरना जिस पारिवारिक पृष्ठभूमि से मैं आती हूँ, समाजसेवी वाली राजनीति ही मेरे परिवार की परंपरा रही है। आपने अपने परिवार की बात की है मैम, सो आपका जो परिवार है वो संघ से जुड़ा हुआ रहा है, काफ़ी अच्छे पदों में रहे हैं आपके फैमिली मेंबर्स, तो क्या भाजपा ने आपको टिकट नहीं दिया? देखिए, संघ से पहले मेरे परिवार की एक परंपरा रही है, धारा के उल्टे जाकर हमारे परिवार ने काम किया है। जब सारा देश गुलामी के उसमें था तो चंद वो परिवार जो आगे आए थे और गुलामी के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम में आगे आए थे, मेरे पूर्वज भी उसमें शामिल थे। यहाँ तक कि कुमाऊं में गोविंद वल्लभ पंत जी के साथ महात्मा गांधी का स्वागत करने में अगुवाई मेरे परिवार ने की थी। उसके बाद जब देश को एक विपक्ष की आवश्यकता थी, जनसंघ की कुल 3 सीट्स आती थी, तो मेरे नाना इसको पोषित कर रहे थे। और मेरे भैया जिन्होंने अपना पूरा जीवन भारतीय जनता पार्टी और संघ को दिया, उनकी असामयिक मृत्यु के बाद ऐसा नहीं है कि ऑफर्स नहीं आए या ज्वाइन करने की बात नहीं की गई, लेकिन मैं अपने आप से ट्रांसपेरेंट होकर काम करना चाहती थी। जब मुझे ऑफर्स आए तब मुझे नहीं लगता था कि मैं राजनीति के लिए तैयार भी हूँ। पहले मैं समस्याएँ समझना चाहती थी, उसके बाद
बात तो समाधान की बात करती। फिर विचारधाराओं की बात होती है। हालांकि जो मेरी परवरिश हुई है, एक मिशनरी स्कूल में मैं पढ़ी हूँ, संघ के मुझे संस्कार मिले हैं जिसने राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र प्रेम और समाज के लिए कुछ करना सिखाया। तो परवरिश वही है, लेकिन आज के जो मुझे लगता है कार्यकर्ता हैं, शायद उनके साथ मैं काम नहीं कर पाती, और मेरे पास जो समाज सेवियों की टीम है, मैं उनके साथ काम करना बेहतर विकल्प समझती हूँ। मैम, आपने निर्दलीय लड़ने का फैसला लिया है, जो डेफिनेटली, जैसा कि हमने बात की है, बहुत ब्रेव स्टेप है। लेकिन मैम, इतने सालों से चल रही हैं पार्टीज़, कांग्रेस है, भाजपा है, इन्होंने रूल किया है इंडिया में, हमारे देश में काफ़ी बदलाव भी किए हैं, हम ऐसा तो नहीं मान सकते ये काम नहीं हुआ है। तो क्या आप किसी भी पार्टी की आइडियोलॉजी पे बिलीव नहीं करती? देखिए, आइडियोलॉजी समय समय पर बदलती है। जैसे मैंने कहा कि जब जनसंघ अस्तित्व में आया, उस वक्त देश को एक विपक्ष की आवश्यकता थी, आप नकार नहीं सकते। ये भी नहीं कह सकते 70 सालों में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, कुछ किया, लेकिन भ्रष्टाचार भी सामने आया। लेकिन उत्तराखंड की अगर हम बात करें, क्योंकि मेरा जो इस वक्त एक मोटो है वो है लेट्स गो वोकल फॉर लोकल, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं। उत्तराखंड में अगर आप देखेंगे पिछले 21 सालों में स्ट्रॉन्ग नेतृत्व व्यक्तिवाद में ज़रूर आया है, व्यक्तियों में कुछ रहा है, लेकिन पार्टीज़ की विचारधारा की अगर मैं बात करूं तो उत्तराखंड में विचारधारा शब्द मजाक लगता है। जो कांग्रेस में 6 मंत्री थे, वो भाजपा के 4 मंत्री इधर चले गए। आजकल आप फिर देख रहे हैं, तो कौन सी विचारधारा? ये खुद विचारधारा को आगे नहीं रख रहे हैं, तो आगे युवा नेतृत्व कहाँ पार्टी में जाके अपना स्टैंड ले पाएगा? आपने विचारधारा की बात की है, आप किस विचारधारा से इस फील्ड में उतरी हैं? जनता के लिए सेवा की विचारधारा। सत्ता, जैसे कि आप खुद कह रही हैं और सभी लोगों को विदित है, मेरे लिए बहुत आसान था कि भाजपा से, कांग्रेस से, या टीम अन्ना को उत्तराखंड में मैं लेकर आई थी, मैं उनसे कोई पद ले लेती अगर यही सब करना होता। लेकिन ना तो परिवार की परंपरा रही है, ना मेरी खुद पर्सनालिटी ऐसी है। सच जो होता है उसके साथ खड़ा होना थोड़ा साहस का काम होता है, थोड़ा कठिन होता है, और शुरुआत में कठिन लगता है, लेकिन ये भी एक शाश्वत सत्य है कि जीत अंत में सत्य की होती है। मैम, आपने बोला समाज सेवा के उद्देश्य से आप उतरी हैं इस फील्ड में, लेकिन मैम, सोशल वर्कर और राजनीति, ये 2 बहुत अलग फील्ड माने जाते हैं। आपने अभी तक जो काम किया है वो आपने विदाउट एनी बेनिफिट्स, आपने अपनी चीज़ें दी हैं, आपने चाहा है कि एक बदलाव आए। लेकिन राजनीति में जब हम आते हैं, राजनीति को एक दलदल माना जाता है। कहते हैं कि वहाँ पे खिलने के लिए आपको कमल का फूल बनना पड़ेगा, लेकिन वो कमल के फूल की काफ़ी सारी सच्चाइयाँ होती हैं। आपको क्या लगता है कि आप इस इमेज को चेंज कर पाएंगी, आप खरी उतर पाएंगी राजनीति के जो दांव पेच हैं उनमें? देखिए, ये राजनीति किसने डिफाइन करी? बिल्कुल, समाज सेवी होना आपको लगता है आसान होता है, बहुत कठिन होता है। आप अपनी, जैसे वत्सल जो मेरा एनजीओ है, पूरी तरह से सेल्फ फंडेड रहा है। बावजूद इसके बहुत से लोगों ने डिमोटिवेट भी किया, कई बार लोगों के लिए जब कोरोना में मदद भी करी। तो ये सारी चीज़ें, तो समाज सेवा भी कभी आसान नहीं रहती। आपको अपना जीवन पीछे रखना पड़ता है, सामाजिक फुट आपका आगे रहता है, निजी जीवन कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, और आप एक ऐसे दलदल में उतरते हैं समाज के जहां आपको कोई भी जज कर सकता है इन सोशल लाइफ। तो राजनीति और समाज सेवा में ज़्यादा अंतर नहीं है, अगर मैं बात ये करूं कि ब्रेव स्टेप जैसे आप कह रही हैं। लेकिन ये तय है कि जब समाज सेवा कर रही थी तब भी क्रांतिकारी समाज सेवी के रूप में मेरी एक छवि आई है। जो काम दरअसल विपक्ष को करना चाहिए था कोविड के काल में, वो काम याचिका के माध्यम से, चाहे ट्रेन चलाने का काम रहा हो, सरकार को ये बताने का जो हमारा तरीका रहा है कि आप सरकार में भले ही हैं, हमारा संविधान नागरिक को एक राइट देता है, उस राइट को लेकर न्यायपालिका में भले मैं लड़ी हूँ। तो कोई सिर्फ चैरिटी बेसिस वत्सल की छवि नहीं रही है, समाज के लिए लड़ने वाली छवि हमारी रही है। वही छवि आगे भी रहेगी। जनता के लिए पहले भी लड़ रही थी, जनता के लिए आगे भी लड़ूंगी। तो मैम, रामनगर विधानसभा के लिए आपके अभी सबसे बड़े मुद्दे क्या है, सबसे बड़ा फोकस क्या है आपका? देखिए, जैसा मैंने आपसे कहा, मैं इसमें एक क्रमवार आगे बढ़ी। जब मैंने कॉन्क्लेव करवाया, वहाँ पर हमने यही बात करी थी कि आइए रामनगर के घोषणा पत्र पर बात करते हैं, क्योंकि दिल्ली से घोषणा पत्र रिलीज़ होते हैं राष्ट्रीय पार्टीज़ के, और मैं नहीं मानती, हालांकि बड़ी लीडरशिप जो होती है उनके पूरी ब्यूरोक्रेटिक बैकिंग होती है, नीतियाँ सब अच्छी होती हैं। अटल आयुष्मान योजना एक अच्छी योजना थी, क्योंकि हम हेल्थ सेक्टर में काम करते हैं, लेकिन उस योजना का क्रियान्वयन हमारी छोटी विधानसभाओं में कितना हो पाता है? तो डेफिनेटली एक पॉलिटिकल वैक्यूम रहा है, इसलिए लोगों की लड़ाई आगे रखने के लिए समाज सेवी ही लड़ाई वो लड़ते रहे हैं। तो रामनगर में समस्याओं के साथ साथ मैंने संभावनाएं देखी। अगर मैं यहाँ पे टूरिज्म की बात करूँ, रूरल टूरिज्म की कोई बात नहीं कर रहा है, कुमाऊनी परिवेश का जो टूरिज्म आना चाहिए, फॉरेस्ट टूरिज्म में एक फॉरेस्ट गेस्ट हाउस उसका एक कंपोनेंट हो सकता है, लेकिन हमारे वनखत्ते जो हैं उनका भी अपना एक बहुत सुंदर कल्चर है। और अगर मैं
बाग बगीचे की बात करूं, फल पट्टी के रूप में जाना जाता है। हम खुद किसान परिवार से आते हैं, हमारी लीची जो है एक्सपोर्ट क्वालिटी की लीचीज़ होती हैं। इस तरह की चीज़ें हैं, या जैसे मैं कहूँ कोसी नदी बह रही है, ये किसी ने क्यों नहीं सोचा कि उस कोसी नदी में एक मिनरल वाटर प्लांट लगाया जाए। उससे दो चीज़ें होती, लोकल युवा को रोज़गार मिलता, नदी साफ़ रहती। आज हमें फिर हाईकोर्ट में जाकर याचिकाएं डालनी पड़ती है रिजॉर्ट वालों के अगेंस्ट कि प्लीज़ नदी को साफ़ रखिए। तो ये तमाम बातें हैं। और दुखद ये है 2022 में भी एक पढ़े लिखे युवा होने के नाते मुझे थोड़ा फ्रस्ट्रेशन इस बात की होती है कि राजनीति बस इन चीज़ों के लिए बना दी है, मूलभूत सुविधाओं की। अभी फिर चुनाव होने वाले हैं तो डिक्लेरेशन से एक दिन पहले विधायक जी जो हैं अभी वो सड़कों का शिलान्यास कर रहे हैं। इस पर तो होनी ही नहीं चाहिए बेसिस राजनीति। इसके लिए डिपार्टमेंट्स हैं इन कामों में ताकि सुस्ती ना आए। ये राजनीतिज्ञ का एक काम होता है, लेकिन विजन को आगे रखकर आप अपनी विधानसभा में इस तरह का विकास कैसे करें जिसमें युवाओं का समायोजन हो, महिलाओं का समायोजन हो, आर्थिक निर्भरता हो। रामनगर ही नहीं, पूरे उत्तराखंड को इस वक्त ऐसे विजनरी लीडर्स की आवश्यकता है जो इस बात को स्वीकारें कि प्रत्येक व्यक्ति पर इस वक्त कई हज़ारों का कर्ज है। आर्थिक रूप से सदृढ़ता की ओर कैसे लेकर जाएंगे राज्य को। तो मैम, जो अभी तक के यहाँ के लोकल लीडर्स रहे हैं, एमएलएज रहे हैं रामनगर के, दीवान सिंह बिष्ट जी, तो आप कह रहे हैं कि उन्होंने अभी तक कोई काम नहीं किया रामनगर में। मैंने कहा ना, एक नवजात बच्चा जब पैदा होता है उसको बचाने की भी हैसियत हमारा विधानसभा भी नहीं रखता है। और इसको मैं सिर्फ विधायक जी की नहीं, मैं इसको सबका कलेक्टिव फेलियर मानती हूँ। और इसी आक्रोश से, फ्रस्ट्रेशन, आक्रोश, आशा, उम्मीद, ये सारी फीलिंग्स के साथ जो निर्णय कल रात घोषणा की गई है, इसी वजह से आई है कि हमसे अब देखा नहीं जाता कि हमारे शहर में अगर प्रसव पीड़ा में महिला होती है तो उसके लिए भी ढंग की व्यवस्था नहीं होती। और हमारा नाम पर्यटन की दृष्टि से, हालांकि कॉर्बेट की वजह से, CTR जो है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, पूरे एशिया में अब 90s में जो हमारे वहाँ टूरिज़्म आता, जो टूरिस्ट आता था बाहर का, उसका भी स्वरूप बदल गया है। तो इन चीज़ों में ले मुझे लगता है सिर्फ नेता ही नहीं, जनता को भी आगे आकर अपनी विधानसभा को ठीक करने का अब एक अवसर है और उनके ही तरफ से प्रतिनिधित्व करने का मैंने ये फैसला लिया है। और मुझे बहुत अच्छी संख्या में मैसेजेस भी आ रहे हैं और मैं अभिभूत हूँ। लोग ये भी कह रहे हैं आप बताइए, तन मन धन तीनों से हम आपके साथ तैयार हैं। तो इससे मेरा मॉरल और भी बड़ा है कि जो मैंने निर्णय लिया है वो बिल्कुल ठीक निर्णय है। लेकिन मैम, अभी तक भी जो एमएलएज हैं ये जीतते हुए आए हैं, इन्होंने अपनी पार्टी को जीत दिलवाई है। तो ऐसे लोग जो इतने टाइम से जीतते हुए आए हैं, जनता के बीच में रहे हैं, उनकी एक इमेज है, इनको आप कैसे टक्कर देंगे? आपको कैसे लगता है कि आप इनके वोट अपनी तरफ ला सकती हैं? आपने कहा अभी तक ये अपनी पार्टी को जिताते आए हैं जनता को, लेकिन हर बार हार मिली, पहला मुद्दा। दूसरी बात ये कि किन के नाम पर जीतते हैं। फ्लेक्सी बैनर्स में इनके राष्ट्रीय नेता का चित्र होता है, इनका अपना चिंतन नहीं होता। इतना ज़रूर हुआ कॉन्क्लेव के बाद एक आध दो नेताओं ने अपने नेशनल नैरेटिव से हटकर रामनगर में अब हम ये करेंगे, ये बदलाव भी लोगों ने और इसको एक्नॉलेज भी किया कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो देखिए, राजनीतिक रूप से सक्रिय होना, चुनाव तो इसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, लेकिन जब क्लास में एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट आता है, एंड बड़ा हम्बली मैं इस बात को कह रही हूँ, तो पूरे क्लास में पढ़ने का माहौल बनता है। तो मेरी उम्मीद भी ये है कि जितने हमारे राजनेता हैं, क्योंकि हमारी विधानसभा के वो रेजिडेंट्स भी हैं, उनका भी मैं कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव पार्टिसिपेशन इसमें देखती हूँ। चुनाव में तो जो रिजल्ट होगा वो तो खैर जनता तय करेगी, लेकिन राजनीतिक रूप से सक्रिय होने का मतलब ये नहीं है कि मैं विरोधाभास की राजनीति करूँ। मैं उनको भी आमंत्रित करती हूँ। कुछ दिन पहले हमारे विधायक जी खुद कह रहे थे कि इस अस्पताल में तो मेरा भी इलाज नहीं हो पाता। मैं उनसे कहना चाहूँगी, विधायक जी आपके निवर्तमान विधायक हैं थोड़े समय में, वो हमारे जैसे युवा अगर हैं तो आपका इलाज, ये बयान आपको देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो मैम, इंटेलिजेंट स्टूडेंट की बात की। मैम, अगर इंटेलिजेंट स्टूडेंट पढ़ लिख कर अपने मार्क्स लेके रिपोर्ट कार्ड उठा के चला गया तो मतलब, अगर जैसा कि विधायक का होता है, नेताओं का होता है, वो चुनाव के दौरान तो बहुत बातें करते हैं लेकिन उसके बाद दिखते भी नहीं, तो आप जनता को ये भरोसा कैसे दिलाएंगे कि आप बाद में बदलेंगी नहीं, आप उनके लिए अवेलेबल रहेंगी? देखिए, बात तो ये है कि जिस तरह सब जानते हैं, मेरा विवाह मुंबई में हुआ था, लेकिन और एक अच्छे परिवार में हुआ था। मैं अच्छे परिवार से आती भी हूँ। आप मुझे बताइए, कोई मुंबई और दिल्ली की चकाचौंध की लाइफ छोड़कर, अगर अच्छी लाइफ है तो जो मेरी थी, मेरी फेसबुक पे एक ओपन लाइफ रही है, मैं रामनगर में आकर क्यों रह रही हूँ? ना तो यहाँ अस्पताल है, ना ढंग की फैसिलिटीज़ हैं, और मेरा मानसिक और भावनात्मक पलायन पहले भी नहीं हुआ, बल्कि मेरी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा NGO, जैसे कि मैंने कहा, सेल्फ फंडेड है, यहाँ लगता रहा है। तो जब मैं पहले नहीं भागी तो जिम्मेदारी वाला जो पद होता है उसको लेकर मैं कैसे भाग सकती हूँ? मैम, अभी तक हम ये देख रहे हैं कि अगर जीत हुई तो एक सिनेरियो लेते हैं, अगर आपकी जीत नहीं होती, आप हार जाती हैं, तो क्या आप राजनीति में कंटिन्यू करेंगी?
देखिए, जैसा मैंने कहा, एक सामाजिक जीवन तो मेरा सक्रिय रहा ही है, एक राजनीतिक धरोहर भी रही है, और कार्य करने के लिए ये भी सच है, मुझे आज तक किसी पद की आवश्यकता नहीं पड़ी। इसको इस तरह से देखिए कि पद नहीं था तब भी काम कर रही थी, लेकिन जैसे होता है कि आप घर में होते हैं ना, सब कुछ फैला हुआ होता है, तो आप उसे खुद ठीक करने लगते हैं। राजनीतिक पदार्पण वो आप उसको इस तरह से ले सकते हैं, लेकिन सक्रियता जो है, जो एक पैशन है लोगों के लिए करने का, लड़ने का, वो कभी भी मुझे तो नहीं लगता इस जन्म में जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स आए जब कोरोना का काल था, सब अपने परिवार को बचा रहे थे, लेकिन मैं और मेरी टीम, जब मैं कहती हूँ तो मेरे पीछे पूरी टीम होती है। आपने स्वयं देखा किस तरह से कार्य कर रहे थे, तो इसको एक चस्का कहते हैं कार्य करने का, ये मुझे नहीं लगता इस जन्म में जाएगा। मैम, लेकिन राजनीति पे जब बात आती है, आपने खुद ने कॉन्क्लेव कराया और आपकी एक वीडियो काफ़ी वायरल हुई थी जब आपने क्वेश्चन किया था रंजीत रावत जी से कि क्या आप बिना शराब के ये इलेक्शंस कर सकती हैं, तो आप ये साफ राजनीति कैसे करेंगी जब इतने एक्सपीरियंस नेता ने खुल के ये बोल दिया कि ऐसा नहीं हो सकता, तो कैसे होगा? अगर एक नेता ने खुलकर ये कह दिया तो आप ये भी देखिए ना, उसका नेतृत्व कितना कमज़ोर है। नेतृत्व क्या होता है? आपको कुछ खराब दिख रहा है, आप उठते हैं, चलिए इसको बदलते हैं। जब मैं महिला होकर एक याचिका डाल सकती हूँ, सूखे नशे के खिलाफ प्रदेश में सबसे बड़ी याचिका मेरी थी, और उस याचिका में ये लिखा गया था कि जितने कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट्स हैं, इनकी भी जिम्मेदारी बनती है, और पुलिस प्रशासन ही नहीं, काफ़ी लोगों का सहयोग भी मिला है। थोड़ा बहुत बदलाव हम कर पाए, लेकिन वो सिर्फ एक याचिका थी। जब आप पद में आएंगे तो बदलाव देखेंगे, और इस बात का मैं ऐलान कल भी कर चुकी हूँ कि साफ़ सुथरी राजनीति करेंगे। मेरे कैंपेन में मेरी टीम की तरफ को सबको सख्त हिदायत है कि कोई भी नशे का जो है प्रयोग ना करे, और आज ही नहीं, ये तो मैं पहले भी 2016-17 की मेरी याचिका थी। तो पॉलिटिकल कैंपेन तो एक बात रही, उसी के खिलाफ तो मैं लड़ रही हूँ, तो वो लड़ाई जारी रहेगी। मैम, याचिकाओं की जो जर्नी है, जो सफ़र है, बड़ा लंबा है। लोग शॉर्टकट्स लेके दे आर विनिंग, वो जीत रहे हैं, तो ये याचिकाओं की जर्नी से कैसे सारा काम जो आप विजन लेके चल रही हैं उसको कैसे कंप्लीट करेंगे? देखिए, शॉर्टकट्स की आपने बात कही, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की, आज कुछ कहा कल खा लिया, कब तक आप नूडल्स खाएंगे बाहर के? एक दिन आपको दाल रोटी पर वापस आना पड़ता है, तो ये इसी तरह से है। शॉर्टकट्स में हो सकता है आपको एक दिन स्वाद अच्छा लगे। पॉपुलरिज्म की राजनीति का शिकार उत्तराखंड हुआ है। दिल्ली में बात कही जाती है एक बड़े नेता के कद से, और उस पर तालियां बजाता है उत्तराखंड, लेकिन सच्चाई आज यही है कि नीचे धरातल पर शून्य है, एक बहुत बड़ा वैक्यूम है। तो मुझे लगता है लोग भी, और ये मुझे लगता नहीं है, मैं पिछले 4 महीने से यहाँ पर इसी कॉन्क्लेव कार्यक्रम और चौपाल के माध्यम से डोर टू डोर जा रही हूँ। आप हैरान होंगे जानकर, कुछ घरों में जहाँ झंडा तो भाजपा और कांग्रेस का था, वहाँ खुद जो है माताओं ने मुझसे प्यार में बड़े कहा कि ये किसी के काम नहीं आने वाले हैं, तुम महिला हो, तुम हमारी बात समझोगी। और एक वीआईपी कल्चर भी आता है, सहजता सुलभता से अवेलेबल रहे नेता, इसका मतलब ये होता है कि बस आप किसी के सुख दुख में शामिल हो गए। इकलौती शायद एक मैं ही प्रत्याशी ऐसी हूँ जिसने अपना फ़ोन नंबर सार्वजनिक कर रखा है, और आप अभी भी देख सकते हैं, चुनाव एक तरफ, दिन रात मैसेजेस आते हैं कि हॉस्पिटल में, अभी 5 मिनट पहले का वाकया है कि रामनगर के अस्पताल में एक मरीज़ पहुँचे और इमरजेंसी में हाथ पैर उनके पूरे थोड़ा अच्छी ठीक कंडीशन नहीं है, और डॉक्टर ने कहा नहीं, आप ओपीडी में आइए। तो मैं क्योंकि व्यस्त थी, तो मेरे टीममेट वहाँ पहुँच गए हैं और उनका इलाज इस वक्त करवाया जा रहा है। तो ये वाली सहजता और सुलभता की जो राजनीति है, जो दाल चावल बेसिक्स वाली राजनीति है, उसका आगाज़ इसीलिए किया गया है क्योंकि लोग भी अब यही चाहते हैं। तो मैम, एक निर्दलीय लड़ना और एक पार्टी के साथ लड़ना, अगर आप एक पार्टी के साथ लड़ रही होती है और अभी आप निर्दलीय लड़ रही हैं, कितना फ़र्क है इन चीज़ों पे? और कल के दिन अगर आपको किसी पार्टी से टिकट मिलता है इस दावेदारी के बाद, तो क्या आप वो पार्टी ज्वाइन करेंगी? नहीं, इस बात को मैं हमेशा कह चुकी हूँ, अपने हर लाइव में कहती हूँ कि मुझ पर जो लोग भरोसा करते हैं, आपका ये भरोसा मैं तोड़ूंगी नहीं, क्योंकि राजनीतिक पार्टीज़ का एक छलावा है। हमारे बड़े बड़े नेता, मुझे दुख होता है ये कहते हुए कि वो बड़े बड़े नेता दिल्ली दरबार में जाकर बौने साबित होते हैं। तो मेरी लड़ाई रिवर्स की है। मैं उत्तराखंड से दिल्ली दिखाना चाहती हूँ लोगों को, दिल्ली से उत्तराखंड नहीं। हमारे उत्तराखंड को आप और मैं बेहतर समझते हैं, मोदी जी, राहुल गांधी जी, केजरीवाल जी नहीं समझ सकते। तो लोकल लीडरशिप की एक खेप जो है, और ये भी है, अगर लोगों का, जनता का सहयोग और प्यार मिला, जो मिल रहा है अभी तक, तो एक क्षेत्रीय दल भी आगे जाकर सोचा जाएगा लाइक माइंडेड लोगों के साथ कि एक क्षेत्रीय दल बनाया जाए, और बातों वाला क्षेत्रीय दल नहीं, काम करने वाला क्षेत्रीय दल। इसलिए एक लंबी पारी पहले एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर लोग आज कम से कम विरोधी भी जो पोस्ट डालते हैं, जो राजनीतिक विरोधी हैं, वो भी ये कहते हैं अब समाज सेवी, वो भी बुराई भी करते हैं तो समाज सेवी कहते हैं। तो ये भी मैं इसको एज अ अचीवमेंट लेती हूँ फॉर ऑन बिहाफ ऑफ माई एंटायर टीम। और
उत्तराखंड में अब जो है लोकल नेतृत्व की आवश्यकता है। तो पार्टी से टिकट ऐसा नहीं है, ऑफर नहीं होते हैं, लेकिन मैं जनता की आवाज़ आगे रखना चाहती हूँ, पार्टीज़ की नहीं। मैम, एक खबर ये भी आ रही है कि हरीश रावत जी अपनी दावेदारी रामनगर विधानसभा सीट से रख रहे हैं, बड़े नेता है कांग्रेस के, इससे कितना फर्क पड़ेगा? कुछ समय पहले तक तो खबर थी रंजीत रावत जी यदि ये दावेदारी रख रहे हैं और संजय नेगी जी रख रहे हैं। मैं इसको भी एज एन अचीवमेंट लेती हूँ कि जब से हम सक्रिय हुए हैं, चर्चाएँ तो थी, अच्छी बात है। हरीश रावत जी का स्वागत है उत्तराखंड रामनगर विधानसभा में। एक अच्छे नेता है, एक अच्छी फाइट होगी और इस फाइट का मैंने कहा ना स्वरूप ही बदलना है। अगर रामनगर से हरीश रावत जी सक्रिय होते हैं, मैं सक्रिय हूँ, तो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा बदलाव आएगा रामनगर में। वही है ना, हाईलाइटेड क्लास रहेगी तो कार्य भी आगे अच्छा होगा। मैम, आखिरी सवाल लेती हूँ मैं आपसे कि क्या मैं 2022 विधानसभा रामनगर विधानसभा सीट के विधायक के साथ बैठी हुई हूँ? इसका जवाब तो आपको जनता देगी, जनता ही सब कुछ करती है। लेकिन मैं इतना कह सकती हूँ 2022 ही नहीं, एक समाज सेवी जो होता है, समाज के लिए सेवा करने वाले व्यक्ति के साथ आप बैठे हैं, जो कल भी यहाँ बैठकर समाज के लिए चिंतित थी। और अगर कोई बड़ी भूमिका और पद मिलता है तो एक बड़ी क्षमता में, एक बड़े अधिकार में ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि आप एक रामनगर के चिंतक व्यक्ति के साथ बैठे। रामनगर ही नहीं, पूरे उत्तराखंड के लिए जो चिंता करता हो, चिंतन करता हो और कार्य करता हो और करता रहेगा। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम, इट वॉज रियली नाइस टू टॉक टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसा कि आज हमने श्वेता मासीवाल मैम जी से बात की, उन्होंने हमें काफ़ी सारी बातें बोली। हम उम्मीद करते हैं कि आप तक वो सारी बातें पहुंची होंगी। आप बने रहिए पगडंडी टीम के साथ, हम ऐसे ही अपने कारवां को आगे बढ़ाते रहेंगे और आपको मिलाते रहेंगे ऐसे ही दावेदारों से जिन्होंने अपने शहर को, अपने राज्य को बदलने का फैसला किया है। तो बने रहिए पगडंडी के साथ। धन्यवाद। पहाड़ों की ऊंचाइयों में बसा चुनिंदा गेहूं से बना, स्वच्छता और शुद्धता की पहचान, पीढ़ी दर पीढ़ी चले आए, पारंपरिक चक्की से पिसा। हमारे श्रम का फल है आपके परिवार का भोग, नर्मदा भोग, स्वाद वही जो अपनों को करीब लाए।